हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 6। अगर अभी तक आपने पार्ट 5 विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट 5 विजिट कर सकते हैं। पार्ट 6 में अपन चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है ग्रुप 18। ये ऑलरेडी बहुत ही छोटा सा ग्रुप था, मतलब बाकी ग्रुप जो किए थे वो थोड़े उसमें कंटेंट ज्यादा थे। इसमें पहले से ही कंटेंट कम थे और थोड़ा सा और भी कट हो चुका है आपके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटा वीडियो होगा बाकी के कंपेयर में ये। तो सबसे पहले तो अपन को एज यूजुअल ये देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट ग्रुप 18 में आते हैं। तो कौन से आते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। हीलियम जो होता है वो फर्स्ट पीरियड में होता है, बाकी ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ में। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। और बाकी सबका अपन याद कर सकते हैं कैसे? मैजिकल नंबर से। सेकंड पीरियड में जाने के लिए 8 ऐड करेंगे तो नियॉन का एटॉमिक नंबर आ जाएगा 10। और 8 ऐड करेंगे तो आर्गन का एटॉमिक नंबर आ जाएगा 18। 18 ऐड करेंगे तो क्रिप्टॉन का आ जाएगा 36। और 18 ऐड करेंगे तो जिनॉन का आ जाएगा 54। और 32 ऐड करेंगे तो रेडॉन का आ जाएगा कितना? 86। और इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2 NP6। ठीक है, बोले तो आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक फर्स्ट एक्सेप्शन है, हीलियम में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं फिल करने के लिए, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2। ये इस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो नहीं करता, बाकी सब इस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो नियॉन का होगा 2s2 2p6, इसका हो जाएगा 3s2 3p6, इसका 4s2 4p6, इसका 5s2 5p6, इसका 6s2 6p6। ठीक है, अब यहां पर डी और एफ दोनों नहीं आएंगे, यहां पर डी आना शुरू होगा क्योंकि फोर्थ पीरियड से डी स्टार्ट होता है और सिक्स पीरियड से एफ स्टार्ट होगा। डी हमेशा एक पीछे चलता है, तो फोर्थ में अपन यूज करेंगे 3d, 5 में यूज करेंगे 4d, सिक्स में यूज करेंगे 5d, और एफ जो होता है दो पीछे चलता है तो 4 है। ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, इसलिए मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा इन पे। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल द एलिमेंट आर केमिकली नॉन रिएक्टिव ऑन रूम टेम्परेचर, सो दे आर नॉन एज इनर्ट एलिमेंट और इनर्ट गैस। ठीक है, ये सारे एलिमेंट जो होते हैं वो जनरली किसी से भी रिएक्ट नहीं करते जनरल सर्कमस्टांस में, इसलिए इनको क्या कहते हैं? इनर्ट एलिमेंट कहते हैं। इवन थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर करने पर भी ये रिएक्शन नहीं देंगे। और ये सारे के सारे एलिमेंट गैस भी है, इसलिए इनको क्या कहेंगे? इनर्ट गैस भी कह सकते हैं। और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तो बाकी सब जो होते हैं वो 8 करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेना देना करते हैं, इनके ऑलरेडी क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन पहले से है। A number of compound of xenon and krypton are made on the extreme condition। अब जीनॉन और क्रिप्टॉन के कुछ कंपाउंड, जीनॉन फ्लोराइड और जीनॉन के ऑक्सीजन के साथ कुछ कंपाउंड बना चुके हैं, तो उस हिसाब से देखें तो ये एलिमेंट कंप्लीटली नॉन रिएक्टिव तो नहीं समझ सकते, मतलब कुछ कुछ रिएक्शन तो दे ही सकते हैं। यही वजह है कि अब इन्हें नोबल गैसेज कहा जाता है कि इनका कंप्लीट ऑक्टेट है इस हिसाब से और कम रिएक्टिव है, इसलिए इनको नोबल एलिमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है ऑक्यूरेंस। तो देखो, इनर्ट नेचर होने की वजह से ये किसी से रिएक्शन करते नहीं है, तो नेचर में ही फ्री स्टेज में मिलते हैं, फ्री फॉर्म में मिलते हैं, मतलब कंपाउंड फॉर्म में नहीं मिलेंगे, एटॉमिक फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, तो ड्यू टू इनर्ट नेचर एट जनरल टू मॉडरेट कंडीशन एंड कंप्लीट ऑक्टेट दे ऑलवेज प्रेजेंट इन फ्री स्टेट। ठीक है, अब ऑल दीज आर लेस एविडेंट, और ये नेचर में बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, यही वजह इन्हें रेयर गैसेज भी कहते हैं। नेक्स्ट आगे दो क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, आ सकते हैं छोटे छोटे में, कि हीलियम जो होता है वो किन किन मिनरल्स में होता है। ठीक है, हीलियम कुछ मिनरल्स में हीलियम प्रेजेंट होता है, तो कौन कौन से है? मोनेजाइट, क्लेवाइट, पिंच ब्लेड, इन सब जो ये मिनरल्स है उनके साथ कुछ अमाउंट में हीलियम भी होता है। हीलियम जो होता है वो नेचुरल गैस के फॉर्म में भी कुछ अमाउंट में साथ में निकलता है। एक है रेडॉन, कैसे ऑब्टेन करते हैं? तो देखो, रेडियम जो है वो भी एक क्या है? अपने कैसा एलिमेंट है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और रेडॉन भी एक तरह का कैसा है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो रेडियम से जो उसकी मतलब रिएक्शन होगी, रेडियो एक्टिव प्रोसेस जो होगा, डीके जो होगा, उससे रेडॉन बनता है। रेडियम हीलियम का एक पार्टिकल जिसको अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं, उस फॉर्म में एक छोटा सा पार्टिकल रिलीज करता है, जो पीछे बचता है वो क्या होता है? रेडॉन। देखो, यहाँ 88 था, हीलियम के नीचे कितना लिखा हुआ? 2, तो वो निकल गया, तो यहाँ 88 में से 2 कम कर लिया, कितना हो जाएगा? 86। यहाँ ऊपर 236 था, इधर कितना आ रहा है? 4, वो निकल गया, तो यहाँ क्या आ गया? 232 आ गया। ठीक है, तो रेडियम से रेडॉन बनता है, वो भी कौन से प्रोसेस से? रेडियो एक्टिव प्रोसेस से। एकदम नॉर्मल सा है, अभी तक इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप खुद नहीं कर सकते, पहले से ही आप अच्छे से जानते हो। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, इनके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इनर्ट है, नेचर में फ्री फॉर्म में
प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है जो आपको याद करने हैं बेसिकली, और तो बाकी सब नॉर्मल्स है। एक तो हीलियम कौन से मिनरल में प्रेजेंट होता है, और एक रेडॉन को कैसे ऑब्टेन करते हैं, रेडियम से, और ये रिएक्शन लर्न करनी। एकदम सिंपल सी रिएक्शन है, रेडियम लिखना है, उसमें से हीलियम He2 4 कम कर देना और रेडॉन बना देना, ठीक है। एकदम सिंपल, ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्या करना है, अपने इतने सारे ग्रुप किए, अपन को पता है क्या करना है, एक एक करके प्रॉपर्टी देखनी है सारी। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2 NP6, और इन सारे एलिमेंट के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक एक्सेप्शन है, कौन, हीलियम, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ 1s2 होता है और उसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, स्टिल वो भी इनर्ट है। क्यों, क्योंकि s में 1s में 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और पहले सेल में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। उस हिसाब से भी हीलियम क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड समझा जा सकता है, और ये भी इनर्ट होता है। सेकंड है एटॉमिक साइज। अब यहां पर आप अच्छे सुनना, लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज छोटी होती है। उस हिसाब से देखें, उस ट्रेंड के हिसाब से देखें, तो जो ये अपने ग्रुप 18 के जो एलिमेंट है वो सबसे छोटे होने चाहिए, क्योंकि वो सबसे राइट में है। और अगर 17 और 18 को कंपेयर करें तो 18 की साइज छोटी आनी चाहिए और 17 की बड़ी आनी चाहिए, लेकिन उल्टा होता है, 18 की साइज बड़ी होती है। और इसका कारण है, ये देखो, आप इस डायग्राम से अच्छे समझ पाएंगे। ग्रुप 17 के एलिमेंट जो होते हैं वो नॉर्मल बाकी जैसे बाकी के एलिमेंट की रेडियस मेजर करते हैं, वैसे उनकी भी करते हैं कोवेलेंट रेडियस से। और कोवेलेंट रेडियस जब होते हैं तो 2 एटम एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करते हैं, और ओवरलैपिंग से उन दोनों के बीच के न्यूक्लियस की डिस्टेंस का हाफ निकाल के अपन क्या निकालते हैं, रेडियस निकालते हैं। ग्रुप 18 तो इनर्ट होता है, तो वो ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड तो बनाता नहीं है, तो उसकी जो रेडियस निकाली जाती है वो वॉन्डरवॉल रेडियस होती है। और वॉन्डरवॉल रेडियस होगी तो अपन कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, इनके एक दूसरे के सबसे ज्यादा जब पास में आएंगे तो उनके बीच की डिस्टेंस का हाफ कर देंगे, लेकिन वो फिर भी बीच में कुछ गैप है। तो आप इस डायग्राम से साफ देख पा रहे हैं कि ग्रुप 18 के लिए ये डिस्टेंस ज्यादा होगी तो उसका हाफ भी ज्यादा आएगा। तो ग्रुप 18 की जो रेडियस है वो ज्यादा आती है। क्यों, क्योंकि उसकी रेडियस अपन कौन से तरीके से निकालते हैं, वॉन्डरवॉल तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो ग्रुप 18 की रेडियस ग्रुप 17 से ज्यादा आती है। क्यों, क्योंकि उसकी रेडियस अपन वॉन्डरवॉल से निकालते हैं, जबकि ग्रुप 17 की अपन कोवेलेंट तरीके से निकालते हैं। नेक्स्ट है, अगर एक ही ग्रुप की बात की जाए तो ये इनर्ट गैस जितने ही है इनमें ही बात की जाए तो ये ट्रेंड आप अच्छे से जानते हैं, जब ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज जो होती है वो बढ़ती है। तो यहां पर भी एटॉमिक साइज क्या होगी, बढ़ेगी। तो सबसे छोटी साइज होगी हीलियम की, फिर कौन सी होगी, नियॉन की, फिर बड़ी होगी ऑर्गन की, फिर क्रिप्टॉन की, फिर जीनॉन की। और ऐसा क्यों, जैसे जैसे अपन नीचे जाते हैं एक एडिशनल सेल जुड़ता जाता है, उसकी वजह से साइज जो होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तीसरा लेते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, किसी भी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो क्या कहलाता है, आयनाइजेशन एनर्जी कहलाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा या नहीं होगा वो चीज डिसाइड करेगी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी कितनी होगी। अगर निकालना आसान होता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, अगर निकालना मुश्किल होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा आएगी। अब ये एक इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करेंगे बताओ, इनका पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन वाला स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो ये कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये ऐसा नहीं करना चाहते, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करना नहीं चाहते, उनकी ऐसी टेंडेंसी नहीं है। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी, और यही वजह है कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है। अगर अपन ग्रुप पे देखें तो ग्रुप का ट्रेंड आपको पता ही है, ऊपर से नीचे जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा घटती है, इधर भी घटेगी। हीलियम से अगर जिनॉन की तरफ बढ़ू तो एटॉमिक साइज बढ़ती है, और जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ती जाती है इलेक्ट्रॉन निकालना कंपैरेटिवली आसान होता है। स्टिल इन सब की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा ही होती है, लेकिन अगर इनको अगर आपस में कंपेयर करें तो इन सब में सबसे कम होगी जिनॉन की। और जिनॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी इन सब के कंपेयर में कम होने की वजह से जिनॉन के कुछ कंपाउंड देखने के मिलते हैं, ठीक है। और क्रिप्टॉन के भी 1-2 कंपाउंड, ज्यादातर कंपाउंड जिनॉन के देखने को मिलते हैं। और वो भी कब बनाएगा ये जिनॉन, जब इसकी रिएक्शन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ होगी। मतलब किसके साथ, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ। तो इन सब में से, इनर्ट गैस में से सिर्फ जिनॉन कंपाउंड बनाता है, और वो भी किसके साथ, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ।
क्रिप्टॉन के भी एक दो कंपाउंड मिलते हैं, वो किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। ठीक है, ये कुछ रिएक्शन है। वैसे तो ये रिएक्शन आपकी बुक में जिनॉन फ्लोराइड कंपाउंड के अंडर में दे रखी है, और ये रिएक्शन जिनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड के अंडर में दे रखी है, और ये टॉपिक कट हो चुका है। लेकिन स्टिल मैं चाहूंगा कि आप ये याद कर ले, एग्जाम में जब आए तो आप कुछ एक दो लिख सके, और आपके खुद के नॉलेज के लिए भी आपको एटलीस्ट पता तो हो कि जिनॉन के फ्लोराइड और जिनॉन के ऑक्साइड इस तरीके के कुछ कंपाउंड बनते हैं। एक चीज जो नोट करने लायक है, जो ऊपर की दो रिएक्शन में अच्छे से देखें, कि ये जो जिनॉन की फ्लोरीन के साथ रिएक्शन हो रही है वो कहां हो रही है, 673 केल्विन इतने हाई टेम्परेचर पे, और निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है। और नीचे वाली तो देखो और मुश्किल से हो रही है, 6 to 7 बार अपन को एटमॉस्फेयर प्रेशर भी लेना पड़ेगा, और साथ में हाई टेम्परेचर भी लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, कोई भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। अब अगेन ये क्यों अपने आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाहेगा, पहले से ही कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, एक इलेक्ट्रॉन और जुड़ गया तो 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यही वजह है कि ये ऐसा नहीं चाहता। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इनकी टेंडेंसी बिल्कुल नील होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। यही वजह है कि इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलमोस्ट जीरो होती है। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। तो ये अपने जितने भी ये अपने कॉन्फ़िगरेशन जो भी ये पॉइंट है वो अपन सब कर चुके हैं, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन, यूजेज ऑफ ग्रुप 18। देखो ये जो टॉपिक है ये ना तो ऐसे लिखा हुआ है कि कट हो गया है, ना ऐसे लिखा हुआ है कि ये नए सिलेबस में है। तो छोटा सा टॉपिक है, अपन कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये टॉपिक है तो इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि हीलियम का क्या यूजेज है। तो देखो आपने सुना होगा हाइड्रोजन गैस जो होती है वो बहुत ही लाइट वेटेड होती है, तो अगर उसे बलून वगैरह में फिल करे तो वो बलून ऊपर की तरफ क्या उड़ने लगते हैं। तो उस हिसाब से हाइड्रोजन गैस आइडियल है। लेकिन हाइड्रोजन गैस में एक प्रॉब्लम है, वो खुद जो होती है वो कंबस्टिबल होती है, फ्लेमेबल होती है, जल सकती है। तो सेकंड जो ली जाती है वो होती है हीलियम। हीलियम नॉन फ्लेमेबल भी है और एयर के कंपेयर में लाइट भी है, मतलब इससे भी बलून को उड़ाया जा सकता है, और साथ में ये क्या है, नॉन फ्लेमेबल है, तो ये बलून में फिल की जाती है। हीलियम जो होती है वो क्रायोजेनिक एजेंट के फॉर्म में, क्रायोजेनिक बोले तो आसपास का एनवायरनमेंट जो होता है वो ठंडा करने के लिए यूज किया जा सकता है। तो एक्सपेरिमेंट जो होता है उसे लो टेम्परेचर में कैरी करने के लिए आसपास हीलियम के फॉर्म में क्रायोजेनिक एजेंट को यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है, ये पॉइंट अच्छे से ये पहले भी आ रखा है कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है और एमआरआई एक टेक्निक होती है, मतलब अपने जो डिजीज वगैरह के आइडेंटिफिकेशन में, उनमें कौन सा जो है इनर्ट एलिमेंट यूज किया जाता है। तो कौन सा यूज किया जाता है, हीलियम यूज किया जाता है। यहाँ पर आप लिख लें कि ये कौन सा एलिमेंट यूज किया जाएगा, इसमें हीलियम यूज किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे लेते हैं। इट इज यूज्ड एज डाइल्यूएंट फॉर ऑक्सीजन इन मॉडर्न डाइविंग एपरेटस। इसको समझते हैं। देखो जैसे मान लो ये वाटर की सरफेस है, और मान लो कोई पर्सन ऐसे अंदर की तरफ डिप जाता है, और कुछ मतलब जैसे ये स्टडी वगैरह होती है ना डिस्कवरी वगैरह में, तो वो अंदर की तरफ जाएंगे। तो जैसे जैसे वो, और वो पीछे अपने क्या लगाते हैं, गैस का सिलेंडर लगा लेते हैं। तो जैसे जैसे वो अंदर जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा। आपने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा होगा कि प्रेशर बढ़ने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो वो गैस के सिलेंडर से जो ऑक्सीजन अंदर अपने ब्लड में डिजोल्व हो रही है वो कुछ जरूरत से ज़्यादा डिजोल्व हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है। अब ऑक्सीजन के जरूरत से ज़्यादा डिजोल्व होने से तो कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही वो पर्सन एकदम वापस बाहर आएगा तो वो डिजोल्व हुई हुई ऑक्सीजन बाहर निकलना चाहेगी, और फिर जो वेंस वगैरह होते हैं उनमें बबल बनने लगते हैं, और इतना पेन होता है, डेथ भी हो सकती है। तो ये करने के लिए क्या करते हैं, जो सिलेंडर लिए जाते हैं, जो डाइवर्स अंदर जाने के समय यूज करते हैं, उनमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिक्स कर देते हैं। अब हीलियम मिक्स करने से वो ऑक्सीजन डाइल्यूट हो गई। तो अगर इस सिलेंडर को मैं यहाँ सरफेस पे यूज करूँ तब तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इतनी ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी जितनी जानी चाहिए। लेकिन जब वो पर्सन अंदर की तरफ जाएगा तो प्रेशर बढ़ने की वजह से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और ये कम अमाउंट की ऑक्सीजन भी उसे उतनी ही ऑक्सीजन देगी जितनी देनी चाहिए। अब ये पर्सन जब बाहर आएगा तो ये ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि बॉडी में उतनी ही ऑक्सीजन है जितनी जनरली होती है। तो ऐसे केस में डाइल्यूएंट के फॉर्म में ऑक्सीजन को डाइल्यूट करने के लिए हीलियम यूज करते हैं, क्योंकि वो लो सॉल्युबिलिटी भी होती है और अपनी बॉडी में कुछ हार्म भी नहीं करती। नेक्स्ट है, नियॉन जो होता है उसे डिस्चार्ज ट्यूब, फ्लोरोसेंट बल्ब, इन सब में यूज करते हैं। एडवर्टाइजमेंट जो डिस्प्ले होते हैं उनको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
ऑर्गन का भी एक यूज है। ऑर्गन जो होती है वो हाई टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से इसे इनर्ट एटमॉस्फेयर तैयार करने के लिए यूज किया जाता है। पहले, अब आजकल तो यूज नहीं करते, बल्ब यूज करते थे, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो उसमें जो टंगस्टन का फिलामेंट जो होता है, वो टंगस्टन का फिलामेंट बहुत ज़्यादा गर्म करने लगता है। अगर आसपास की एयर से वो रिएक्ट करेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस बल्ब में चारों तरफ क्या फिल करते हैं, आर्गन फिल कर देते हैं। और ये आर्गन इसको चारों तरफ कैसा एनवायरनमेंट देती है, इनर्ट एनवायरनमेंट देती है। तो ये कुछ यूजेज हैं किसके, ग्रुप 18 एलिमेंट के। ठीक है, आज का लास्ट टॉपिक करते हैं अपन। एक बार फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे और फिर केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। जनरली केमिकल प्रॉपर्टी में बहुत सारी रिएक्शन होती है, पर जैसे कि ये इनर्ट गैस है तो कुछ छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। तो जितनी भी इनर्ट गैस होती है, यार ये नोबल गैसेज जो होती है, वो गैस तो है ही है, कलरलेस गैस होती है, ऑर्डरलेस होती है और टेस्टलेस होती है। सारी की सारी नोबल गैसेज मोनो एटॉमिक फॉर्म में होती है। क्यों है मोनो एटॉमिक फॉर्म में? क्योंकि इनका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट है, तो इन्हें ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसी के साथ बॉन्ड बनाने की कोई नीड नहीं है। अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो होती है, एमओटी, जो आपने सीखी होगी, अगर वो अपन नियॉन के लिए बनाए तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है। 0 बॉन्ड ऑर्डर का मतलब ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो ये सिंगल एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, दे हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल के बीच में कोई खास अट्रैक्शन नहीं है, बहुत ही वीक वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन है, तो उनको दूर दूर करना, बोले तो गैस में कन्वर्ट करना आसान होता है। तो ये इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अगर एक ही ग्रुप की बात की जाए तो हीलियम से जिनॉन की तरफ बढ़ते हैं, तो जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगी, वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा लगेगा, जिससे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे। स्टिल इन सब के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम ही होंगे, लेकिन फिर भी आपस में कंपेयर किया जाए तो जिनॉन के सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, लेस सॉल्युबल होते हैं वाटर में। एक और चीज, हीलियम जो होता है वो एक्सट्रीमली स्मॉल साइज है। देखो, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होती है, छोटी होती है, और हीलियम सबसे ऊपर सबसे उधर की तरफ है, और इसकी साइज में एक ही वो एनर्जी सेल है, तो इसकी साइज जो होती है बहुत ही ज्यादा छोटी होती है। इसकी वजह से ये डिफ्यूज हो जाता है। अगर लैब में अपन किसी भी चीज में इसको स्टोर करके रखें, वो रबर की, ग्लास की या प्लास्टिक की बनी होती है, तो उससे डिफ्यूज कर जाएगी। और ऐसा होने का कारण क्या? उसकी बहुत ही स्मॉल साइज। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टी। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये सारे के सारे नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, तो ये रिएक्शन नहीं करती। तो आपको एग्जाम में कारण पूछ सकते हैं कि क्यों नहीं करती। तो पहला कारण, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 करने के लिए रिएक्शन होती है, पहले से 8 है। दूसरा, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा, इतनी एनर्जी दे नहीं पाएंगे, इस वजह से जनरली ये क्या होती है, नॉन रिएक्टिव। ऑलमोस्ट 0 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब इलेक्ट्रॉन लेके भी ये रिएक्शन देना पसंद नहीं करेंगे। तो इन तीनों ही कारणों से ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं देते। लेकिन जब मार्च 1962 में नील बार्कलेट करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा कि ऑक्सीजन जो है उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, बोले तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी देते हैं वो होती है 1175 किलो जूल पर मोल। और ये जो बनाने के बाद O2 प्लस बनता है, वो PTF6 के साथ आसानी से रिएक्शन करता है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होता है रिएक्शन करने के हिसाब से, तो ये इसके साथ रिएक्शन कर लेता है और ये कंपाउंड बनाता है। फिर जब उन्होंने चेक किया कि जिनॉन की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, तो उन्होंने देखा कि 1170 है, ये O2 के आसपास की। तो जब O2 इसके साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बना सकता है, तो ये भी बना सकता होगा। तो फिर इन्होंने इसकी रिएक्शन PTF6 के साथ करवाई, तो ऑफकोर्स उसका भी एक कंपाउंड बना। और यहां से ये चीज प्रूफ हो गई कि जिनॉन के भी कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। तो जो फर्स्ट जिनॉन का कंपाउंड बना था वो ये था, और वो किसने बनाया था? नील बार्कलेट ने बनाया था। और इनको ये आइडिया कहां से आया? उनको ये आइडिया तब आया कि ऑक्सीजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और जिनॉन की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इक्वल होती है, और उसके बाद ऑक्सीजन इसके साथ कंपाउंड बनाता है, तो ये भी बनाएगा। ठीक है, इसके बाद जिनॉन के और भी बहुत सारे कंपाउंड बनाए गए, जैसे XgF2, XgF4, XgF6, XgO3, मतलब ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ जुड़ के बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं, और ये फेयरली स्टेबल भी होते हैं। ठीक है, क्रिप्टॉन का सिर्फ एक ही कंपाउंड है, KrF2। ठीक है, और बाकी इनके कुछ खास कोई कंपाउंड है नहीं। ठीक है, तो इसके साथ ये अपना चैप्टर P ब्लॉक नए सिलेबस के हिसाब से पूरा कंप्लीट होता है। और ये बहुत ही छोटा सा था अपना ग्रुप 18। उम्मीद करूंगा कि ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैप्टर पे अच्छे से मेहनत कीजिए, इस चैप्टर में से बड़ा क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेज होते हैं। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के वीडियो में, तब तक खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।